स्वागत है आपका दमदार 11 में। मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल शादी के बाद रिसेप्शन से पहले ही दुल्हन 10 लाख के गहने लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गई। 18 फरवरी को गंजबासौदा में शादी हुई थी और 19 फरवरी को रिसेप्शन रखा गया था, लेकिन रिसेप्शन से पहले ही हॉल के बाहर खड़ी अज्ञात कार सवार 3 युवकों के साथ दुल्हन फरार हो गई। पीड़ित दूल्हे और उसके पिता ने टीटी नगर थाने में दुल्हन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। दूल्हे की माने तो शादी के बाद जब सुबह बारात लौट कर आ रही थी, उस वक्त भी किसी अज्ञात शख्स ने गाड़ी के दोनों टायरों को चाकुओं से गोदा था, जिसके बाद दूल्हा दुल्हन को बस में लेकर आना पड़ा था। तो शादी के बाद रिसेप्शन से पहले दुल्हन फरार हो गई और आप देखिए कि पूरे परिवार की इज्जत तार तार कर गई। दोनों ही परिवारों की दरअसल इज्जत को तार तार कर गई ये जो दुल्हन थी, और इसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ये पूरा षड्यंत्र रचा। इसने शादी की और यहाँ पर दूल्हे ने पहले भी बताया है कि उसके पास्ट के बारे में उसने उससे पूछा भी था कि अगर आपका कुछ ऐसा है तो आप बता दीजिए, लेकिन उसने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है और शादी हो गई। लेकिन शादी के ठीक बाद वो भाग गई। आज रिसेप्शन के ही एरिया से हम पहुंचे ही थे, अंदर ले आने की कोशिश कर रहे थे, तो उसी समय कुछ लोग आके उनको बिठाकर लेके गए और मैं उस गाड़ी का नंबर वगैरह तो नहीं देख पाया हूँ। ज्वेलरीज वगैरह तो है उसमें, मतलब जो भी हमारी चढ़ावा वगैरह हुई थी वो सब पहनी हुई थी। नहीं, मेरे को किडनैप का तो नहीं लगता, उसका कुछ पर्सनल पहले था, पास्ट था कुछ, और उसने बोला कि अब मेरा कुछ वहाँ कनेक्शन नहीं है। तो मैंने ठीक है, मेरे को उससे कोई इशू नहीं अगर आपका कोई पास्ट है तो। था गुजराती भवन के आसपास। तो जैसे ही दूल्हा दुल्हन किसी गाड़ी से आए हैं, दूल्हा दूसरी तरफ उतरा है और दुल्हन जो है दूसरे गेट पे गाड़ी खड़ी हुई थी उसमें बैठकर चली गई है। संभवतः जो प्राइमा फेसी हमको लग रहा है वो हो सकता है कि दुल्हन किसी से संपर्क में हो। शादी के 24 घंटे के भीतर ही दुल्हन के शादी के मंडप से फरार होने का मामला राजधानी भोपाल में आया है। कल रात में ही शादी हुई थी और आज रिसेप्शन था और हम इस वक्त वहीं मौजूद है जहां पर रिसेप्शन का कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन यहां पर दुल्हन के पहुंचने से पहले ही गेट के बाहर से ही 3 अज्ञात युवक आते हैं और दुल्हन को अपने साथ बैठाकर गाड़ी में ले जाते हैं। अभी तक मामले का हालांकि ज्यादा खुलासा नहीं हुआ। फिलहाल बर पक्ष ने पास के ही नजदीक के थाने में दुल्हन के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। आरोप है कि दुल्हन जो है अपने साथ करीब 10 लाख के जेवर लेके फरार हुई है और जिसके परिजन से जब बात की जा रही है तो सभी के मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे हैं। फिलहाल टीटी नगर थाना पुलिस ने अपने पुलिस कर्मियों को विदिशा के गंजबासौदा भेज दिया है, जो इस पूरे मामले की तहकीकात करेंगे। फिर इसके बाद जो भी कार्रवाई होगी, लड़की को दुल्हन को ढूंढने की कोशिश की जाएगी और जो भी कार्रवाई होगी उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाएगा। कैमरामैन अजय के साथ शिवकांत, भोपाल। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता वासु चौधरी जुड़ गए। वासु, वाकई में बहुत हैरान करने वाला पूरा मामला है। अगर दुल्हन को इतना ही ऐतराज था इस शादी से तो उसको पहले ही बता देना चाहिए था। इतना स्वांग रचने की क्या जरूरत है कि उसने शादी की और रिसेप्शन के दिन भाग गई। बिल्कुल, देखिए, और यही नैतिकता होती है। अगर आपका किसी के साथ अफेयर है और आप किसी से शादी करना चाहते हैं तो दोनों ही परिवारों की रजामंदी से बहुत अच्छे से ये काम किया जा सकता है। लेकिन भोपाल के टीटी नगर इलाके में जिस तरीके का ये पूरा वाकया सामने आया है, ये बहुत हैरान करने वाला है और बहुत फिल्मी अंदाज में, जैसा हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि दुल्हन मंडप से उठकर भाग जाती है, कुछ उसी तरीके का ये भी पूरा घटनाक्रम है कि रिसेप्शन के लिए तैयार होने दुल्हन जाती है और उससे पहले ही वहां पर फरार हो जाती है। बड़ी बात यह है कि 10 लाख रुपए के गहने लेकर जाने का जो आरोप है वो भी यहां पर लग रहा है और दोनों ही परिवारजन जो है वो बेहद परेशान है। पुलिस ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर लिया है, सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही जो दुल्हन है उस तक पहुंचा जाएगा और उसको जो लोग लेकर गए हैं, यानी कि जो प्रेमी बताया जा रहा है तथाकथित रूप से, उस तक पहुंचा जाएगा और फिर दोनों को पकड़कर पूछताछ होगी कि आखिर ये कदम
क्यों उठाया। बहरहाल लेकिन दोनों ही परिवारों के लिए एक बड़ी मुसीबत इस पूरे मामले के सामने आने के बाद आन पड़ी है और टीटी नगर थाना इलाके का ये जो पूरा मामला है, पुलिस भी इस पूरे मामले में लगातार जांच में जुटी हुई है, क्योंकि 18 तारीख को तो जो शादी की तमाम सारी रस्में थी वो पूरी हुई। उसके पहले जो कुछ कार्यक्रम होते हैं वो सारी चीजें हुई। एक चीज और इस पूरे मामले में हैरान करने वाली है कि जो दूल्हा दुल्हन के लिए कार बुक की गई थी उसको भी किसी ने चाकू से गोदने का काम किया। अगर दोनों ही परिवार वहां पर अलर्ट हो जाते, इस पूरे मामले की पुलिस में शिकायत कर दी जाती, तो शायद ये इतना बड़ा वाकया होने से बच जाता। लेकिन उन्होंने आपस में समझाइश देने की कोशिश की और पुलिस तक ये बात तब मामला नहीं पहुंचा, लेकिन जब दुल्हन फरार हो गई तो फिर बात पुलिस तक पहुंची और अब इस पूरे मामले में जांच चल रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस भी अब इस पूरे मामले को संज्ञान मिली है और मामले की जांच भी जुट गई है। आगे बढ़ेंगे। रेखा गुप्ता का राज्याभिषेक, जी हां, दिल्ली में आज से रेखा गुप्ता का राज होगा। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी कर रही बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक चुनकर आई हैं और बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। चुनाव में रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को करीब 30,000 वोट से हराया था और इसी सीट पर 2020 के चुनाव में मामूली अंतर से हार गई थी। रेखा गुप्ता दिल्ली नगर निगम की पार्षद और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली में मुख्यमंत्री पद संभालने वाली चौथी महिला होंगी और इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी दिल्ली की सीएम रह चुकी हैं। दोपहर 12:15 पर रेखा गुप्ता सरकार का शपथ ग्रहण होगा। बीजेपी ने इसके लिए ग्रैंड तैयारियां की हैं। इस मेगा इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सभी सीएम और डिप्टी सीएम को शपथ समारोह में आमंत्रित किया गया है। पार्टी का दावा है कि रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में 1 लाख लोग आएंगे। रेखा गुप्ता से दिल्ली के सीएम बनने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व सामने आना चाहिए। ये प्रधानमंत्री मोदी की सोच है और पार्टी की सोच है। पीएम की तारीफ करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उनकी सोच दूरदर्शी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर पार्टी काम करती है और यही वजह है कि हर तरह के लोगों को मौका मिल रहा है। सीएम ने परिवारवाद को बढ़ावा देने पर विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। यशस्वी प्रधानमंत्री की दूरंदेशी जो नीतियां हैं उसी का परिणाम है। हमारे जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनता है। मेरे परिवार में कोई सांसद, विधायक, मंत्री नहीं है, लेकिन हमको मुख्यमंत्री बना के बताया। ऐसे सबका साथ सबका विकास केवल कहते नहीं है, वो करके दिखाते हैं और नए लोगों को भरोसा करते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है। हर परिवार, हर समाज से लोग जाना चाहिए। एक तरफ सबको साथ लेके चलने का माननीय मोदी जी का भाव, भाजपा का भाव, एक तरफ कुछ पार्टियां एक परिवार से बाहर नहीं आती, तो ये तो लोकतंत्र का मजाक था ना। उनको तमाचा है माननीय मोदी जी के द्वारा। रेखा गुप्ता अब आधी आबादी देश की महिला हैं। ऐसे आधी आबादियों में से हमारी पार्टी का उस विशाल दृष्टिकोण सामने आना चाहिए। जब हमने देश के राष्ट्रपति बना करके दिखाई, जो ट्राइबल की बेल्ट साथी है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी अगर हमारे बीच में आई है, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है। भाजपा की सोच उसमें आ रही। इसी प्रकार से रेखा गुप्ता अगर यहाँ मुख्यमंत्री बनती तो ये दिल्ली और देश के लिए बहुत अच्छा संदेश है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भी रेखा गुप्ता को सीएम पद की शुभकामनाएं दी। साथ ही दिल्ली के विकास और सुशासन की उम्मीद भी जताई। भगवान कृपा करवे और जनता ने चुना है तो जनता के हित के लिए, जनता को जनार्दन मान करके जनता के हित के लिए आप कार्य कर सकें, ऐसी हम हनुमान जी के चरणों से, बागेश्वर बालाजी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। और प्राथमिक रूप से यमुना मैया साफ हो जाएं और रिहायशी इलाकों का कचरा साफ हो। दिल्ली का कचरा मन, दिल से और जमीन से, दोनों से साफ हो। वहां पर आए दिन अब कई बार हम लोगों से सुनते हैं कि असुरक्षित है दिल्ली, तो हम चाहते हैं कि एक ऐसे शासन का संचालन होवे कि दिल्ली में लोग भय में नहीं, भाव में रहें,
जो पुरानी कहावत थी, दिल्ली है दिल वालों की। थैंक यू। खबर भोपाल से, जहां सौरभ शर्मा केस से जुड़ी बड़ी खबर है। केस की जांच कर रहे ईडी अधिकारियों के ट्रांसफर, परिवहन घोटाले की जांच से जुड़े ईडी अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं, जिनमें डिप्टी डायरेक्टर रितेश श्रीवास्तव दिल्ली मुख्यालय भेजे गए हैं। रितेश श्रीवास्तव की जगह मुकेश कुमार अब डिप्टी डायरेक्टर होंगे। तो वहीं ईडी अधिकारी तुषार श्रीवास्तव भी दिल्ली मुख्यालय भेजे गए हैं। इनकम टैक्स अधिकारियों के भी तबादले हुए हैं। सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी मिल रही है, जहां पर सौरभ शर्मा केस में जितने भी उच्च अधिकारी ईडी और इनकम टैक्स अधिकारी जिसमें जांच कर रहे हैं, उनके ट्रांसफर हुए हैं और इन्हें दिल्ली मुख्यालय भेजा गया है। और से शुरू करेंगे संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए। वासु, हालांकि इसे कहा जा रहा है कि एक नियमित प्रक्रिया है, लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जितने भी अधिकारी इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं, उनके ट्रांसफर हो गए और वो दिल्ली शिफ्ट कर दिए गए, जबकि ये अच्छे से पता है कि सौरभ शर्मा केस बहुत बड़ा मुद्दा है और इसमें शुरुआत से ही ईडी और इनकम टैक्स ऑफिसर जांच कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, सौरभ शर्मा का मामला बहुत बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा ये बन चुका है, क्योंकि करोड़ों रुपए का कैश, सोना चांदी अवैध रूप से उसका संग्रहण करना और फिर वो एक कार में जंगल में पकड़ाया जाना कई सारे सवाल खड़ा करता है। लेकिन उस सब के बीच जो अधिकारी जांच में जुटे थे, उनका ट्रांसफर होना सवाल खड़े कर रहा है और यही वजह है कि इस पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि जो सरकार है वो जांच को दबाना चाहती है, जांच को प्रभावित करना चाहती है और जो बड़े रसूखदार लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं उन्हें बचाना चाहती है। हालांकि बीजेपी का इस पूरे मामले पे ये कहना है कि हमारी सरकार में तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो बहुत निष्पक्ष रूप से काम करती हैं और सौरभ शर्मा का मामला उजागर करने का काम भी तो हमारी सरकार में हुआ, हमारी एजेंसियों ने ही तो करने का काम किया है। तो साबित हो चुका है कि हम लोग निष्पक्ष रूप से जांच कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के इस पूरे मामले को लेकर अपने अलग अलग तथ्य हैं, लेकिन जब सौरभ शर्मा से पूछताछ चल रही है, जांच चल रही है, कोर्ट में ट्रायल चल रहे हैं, इसमें ईडी से लेकर सीबीआई, इनकम टैक्स और स्टेट की एजेंसी लोकायुक्त के होने तक की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं और ये एजेंसी लगातार अपने अपने स्तर पर कई सारी कार्रवाई भी कर रही हैं। उस सब के बीच अधिकारियों का ट्रांसफर होना ये साबित करता है कि जो उनकी जगह अधिकारी आएंगे वो नए सिरे से इस पूरे केस को रीड करेंगे, इन तमाम फाइल्स को रीड करेंगे और फिर नए सिरे से जांच को अपने तरीके से शुरू करने का काम करेंगे। तो क्या इससे जांच डिले नहीं होगी, क्या इससे जांच प्रभावित नहीं होगी, ये तमाम सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। बहरहाल प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो इसे रूटीन प्रक्रिया का हवाला देते हुए नजर आ रहे हैं, पर अब देखना होगा कि जांच में गति आती है या डिले होता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखना यही कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ होने वाला है। आगे बात करेंगे, शाजापुर से हर माँ बाप को सावधान करने वाली एक खबर बता रहे हैं। यहां खेलते खेलते 6 साल की बच्चे की मौत हो गई। मामला दुपाड़ा गांव का है, जहां पर खेलते समय पानी के गड्ढे में गिर जाने के चलते बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोस्तों के साथ खेलते समय वो गायब हो गया। परिजनों ने काफी खोज की तो पानी के गड्ढे में उसका शव मिला और बहुत ही दुखद खबर ये है और डर का माहौल भी ऐसे पैदा हो जाता है। संवाददाता सुनील जुड़ गए हैं। सुनील, ये पूरा घटनाक्रम क्या है? बच्चों के साथ खेल रहा था, जब वो पानी में गिरा तो क्या वहां पर मौजूद बच्चों ने बताया नहीं कि मासूम गिर चुका है गड्ढे में, या फिर काफी देर बाद परिजनों ने इसको ढूंढने की कोशिश की? देखिए, वाकई में बेहद दुखद घटना है, क्योंकि जिस तरीके से 6 वर्ष की एक मासूम उम्र में बच्चा खेलते खेलते हादसे का शिकार हो गया, प्रारंभिक तौर पर यही पता चल पाया है। हिमांशु बच्चे का नाम है, जो कि बच्चों के साथ गांव में ही खेल रहा था। इसी दौरान जो है वो बच्चे एक अलग अलग जगह छुप रहे थे। इसी दौरान बच्चा जो है कुछ देर के लिए गायब हो गया। बच्चों ने इसे खेल का ही हिस्सा माना और जब काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिला तो फिर परिजनों को इस बारे में बताया गया। परिजन भी ढूंढने निकले और काफी देर बाद जो है बच्चे का जो शव है वो पानी की कुंडी के अंदर दिखाई दिया। उसके बाद रात को तुरंत जो है परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल बच्चे का आज पोस्टमार्टम किया गया है, लेकिन कहीं न कहीं ये एक चेतावनी भरी खबर है कि जिस तरीके से इस छोटी सी उम्र में बच्चे खेलते खेलते हादसे का शिकार हो गया और हिमांशु की मौत हो गई। शुक्रिया आपका सुनील जानकारी के लिए। और इस मासूम बच्चे की जान चलेगी, हालांकि हॉस्पिटल भी लेकर गए परिजन, लेकिन उसने दम तोड़ दिया।
गुना के कैंट थाना क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पहला मामला कुशमौदा का है, जहां मायके आई 26 साल की विवाहिता बाथरूम में फिसलकर गिर गई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। दूसरा मामला झमझरा गांव का है, जहां 25 साल के युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया और उसकी भी मौत हो गई। पुलिस के माने तो दोनों ही मामलों में मौत की असली वजह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा होगा। पिंकी अहिरवार, कुशमौदा मायका है उसका, कुशमौदा की रहने वाली थी। ससुराल उसका अशोक नगर है। तो रात में वो बाथरूम करने, खाना वाना खा के सोने के बाद बाथरूम करने उठी थी, तो रात में चक्कर खा के बाथरूम में ही गिर गई, ऐसा उसका परिजनों का कहना है। तो उसके बाद उसको यहाँ लाया गया तो मृत अवस्था में मिली है। यहाँ नीरज अहिरवार निवासी इंजरा द्वारा आज रात को जहरीला पदार्थ खाकर अज्ञात कारणों से सुसाइड कर लिया गया है। इंजरा चक्कर रहने वाला था, जो खेती किसानी का काम करता था। और संवाददाता संदीप दीक्षित जुड़ गए। संदीप, 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होना बताया जा रहा है, ये पूरा मामला क्या है? कुछ स्पष्ट हो पाया किन कारणों से मौत हुई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पोस्टमार्टम होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो पिंकी जो है वो अपने ससुराल अशोकनगर के चंदेरी से कुशमौदा क्षेत्र में आई थी। 3 बच्चों की मां है पिंकी। 26 वर्षीय पिंकी की रात को बाथरूम में जाते समय मौत हो गई। तो बड़ा परिजन भी स्तब्ध हैं कि कैसे आकर उसकी मृत्यु हुई। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं यदि हम दूसरे प्रकरण की बात करें तो उसमें जो मृतक थे ये नीरज अहिरवार, इनके द्वारा जहरीला पदार्थ खा लिया गया। उसके बाद अब स्पष्ट होगा, पुलिस जांच कर रही है कि आखिर दोनों मामलों में क्या घटनाक्रम रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका संदीप जानकारी के लिए। और अब खबर है इंदौर से, जहां इनकम टैक्स के छापे में 7.5 करोड़ कैश बरामद किए गए हैं। कॉटन कारोबार से जुड़े लोगों पर बड़ा छापा पड़ा था। खरगोन और इंदौर में पड़े थे छापे। कारोबारी पर फर्जी बिल जारी करने के आरोप लगाए गए हैं। बड़ी खबर है इंदौर से, जहां इनकम टैक्स के छापे में 7.5 करोड़ कैश बरामद किए गए हैं। कॉटन कारोबार से जुड़े लोगों पर पड़ा छापा। जहां खरगोन और इंदौर में ये छापे पड़े थे, कारोबारी पर फर्जी बिल जारी करने के भी आरोप लग रहे हैं। बड़ी जानकारी इंदौर से है। तो खबर इंदौर से आपको दे रहे हैं, जहां इनकम टैक्स के छापे में 7.5 करोड़ कैश बरामद हुआ है। कॉटन कारोबार से जुड़े लोगों पर यह छापा पड़ा है। जहां खरगोन और इंदौर में छापे पड़े थे, तो वहीं कारोबारी पर फर्जी बिल जारी करने के भी आरोप लग रहे हैं। बड़ी जानकारी इंदौर से है। इनकम टैक्स के छापे में 7.5 करोड़ कैश बरामद हुए हैं। कॉटन कारोबार से जुड़े लोगों पर यह छापा पड़ा है। इनकम टैक्स की कार्रवाई लगातार जारी है। जहां पर टैक्स चोरी की जहां भी खबरें मिल रही हैं, वहां पर ये कार्रवाई चल रही है। और इस बार कॉटन कारोबारी टीम के निशाने पर, जहां पर 7.5 करोड़ कैश बरामद किया गया। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान बाबा बागेश्वर ने साफ किया कि वो जल्द शादी करेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो पहले बुंदेलखंड के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके कुछ सपने हैं, इसके बाद शादी करेंगे। एक सवाल सोशल मीडिया पे आपके लिए आया है, अब मुझे हिचक हो रही है पूछूं कि नहीं पूछूं, लेकिन मैं पूछ लेता हूं, माफी के साथ पूछ लेता हूं। कहा जा रहा है कि आप इतने हैंडसम हैं, इतने स्मार्ट हैं और आपकी तो शादी की उम्र भी है, तो बाबा शादी करने का विचार करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं करते भी हैं विचार, और जल्दी ब्याह भी करेंगे और आपको भी आमंत्रण कार्ड देंगे, न्यूज 18 को भी आमंत्रण कार्ड देंगे। सूट अभी से मत सिलवाना, छोटा पड़ सकता है। पहले कुछ हमारे सपने हैं जो हम जगते हुए देख रहे हैं, वो हमें सोने नहीं दे रहे। हमें पहले इस बुंदेलखंड के लिए कुछ करना है। फिर तो मतलब कितने महीनों का या सालों का या दशकों का इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, दशकों का नहीं, बस जल्दी ही हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। हम 95 साल में थोड़ी करेंगे। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।